हमारे ऊपर कुछ प्रेशर आ चुका था, क्योंकि हम देहरादून में चार भाई बहन रह रहे थे। मम्मी हम्म। पापा किसान है, फिर उतना वो नहीं हो पाता था, ना भाई का ना बहन का, किसी का नहीं हो पा रहा था एग्जाम में। तो हम्म। मम्मी पापा भी यही बोलते थे कि पढ़ते रहो, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, और आज मिल भी गई है। तीनों तीनों भाई बहनों का एक साथ हो गया था। मतलब आपको 3 दिन बाद रिजल्ट का पता लगा कि आपको यही नहीं पता है आपका चयन हो चुका है, और आप 3 दिन बाद रिजल्ट देखते हैं कि आपका सिलेक्शन हाँ हो गया है। हाँ। और हाँ लोग जी आपसे सर, संपर्क हमको। करने की कोशिश। हाँ, बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज आए थे। मैंने ज्यादा बुक नहीं पढ़ी वैसे, मतलब ये था कि लिमिट से पढ़ता था। मैंने एनसीईआरटी बुक फॉलो की, और यूट्यूब चैनल से जो मेरा वीक पॉइंट था, मतलब उसको करता था यूट्यूब से। लोग ये बोलते हैं कि उत्तराखंड की जो परीक्षा है 6 महीने या साल भर में नहीं निकाली जा सकती है। आपका इस पर क्या मानना है? कैसे आप मैनेज करते हैं अपना टाइम को? आप जैसे जब आपको पढ़ना होता है, क्या आप सुबह पढ़ते हैं, क्या शाम को पढ़ते हैं? किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों को एक साथ मैनेज करते हैं? एग्जाम के दौरान प्रैक्टिस सेट का कितना रोल रहता है? मतलब आप क्या मानते हैं? जैसे बहुत से लोग हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, हर कोई देहरादून नहीं आ सकता है या फिर शहरों में नहीं जा सकता है, तो वो छात्र बिना प्रैक्टिस सेट दिए क्या पेपर निकाल सकते हैं, या प्रैक्टिस सेट देना जरूरी है? इस उत्तरकाशी से बहुत ज्यादा सिलेक्शन होते थे इससे पहले, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं हाकम कनेक्शन माना जाता था। लेकिन जब से हाकम जी सिंह सर। गए हैं, फिर भी सिलेक्शन का सिलसिला नहीं रुक रहा है। उत्तरकाशी की मिट्टी में ऐसा क्या है कि वहां से सबसे अधिक गवर्नमेंट जॉब में निकलते हैं? क्योंकि आप फॉरेस्ट में हैं, आपने वहां देखा है सबसे ज्यादा बच्चे फॉरेस्ट में निकले। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो की टॉपर टॉक सीरीज में आज हमारे बीच फिर से एक और बार चयनित अभ्यर्थी हैं। इनसे जानेंगे इनकी कहानी, कैसे इन्होंने जो है तैयारी करी, क्या बुक्स इन्होंने फॉलो करी, क्या स्ट्रेटेजी इनकी रही। तो आप लोगों के जो भी सवाल रहते हैं, जैसा कि आप हमें कम्युनिटी बॉक्स में मैसेज करते हैं या टेक्स्ट कमेंट करते हैं, तो इसी तरीके से अगर आपके कोई भी सवाल रहते हैं टॉपर से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, पहले से ही एक पद पर आसीन है, वर्तमान में फॉरेस्ट आरक्षी यहाँ पर हमारे बीच लोकेश बडोनी जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है लोकेश बडोनी जी आपका। धन्यवाद मुकुल भाई। लोकेश बडोनी जी, जैसा कि आप इस समय वर्तमान में वन आरक्षी पद पर आसीन है, तो आप ये बताइए मुझे, हाल ही में आपने जो ये यूकेपीएससी द्वारा आयोजित कराई ईओ, जिसे हम अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व निरीक्षक परीक्षा नाम से जानते हैं, इसमें आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? सर, मेरे को तो मिला है TRI, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर पद पे। उसमें टैक्स मेरी एंड 11वीं रैंक है। अच्छा, टैक्स एंड रिवेन्यू इंस्पेक्टर आपको मिला है और इसमें आपकी 11वीं रैंक है। तो एक बार हम शुरुआत से हम्म। शुरू करेंगे। जैसा कि कोई भी व्यूवर हमारा यहाँ पर आता है, एक इंट्रोडक्शन अपना देता है, कहाँ से वो हैं, कहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी और कैसे वो यहाँ तक पहुंचे। तो आप एक बार शुरू से अपने बारे में बताइए। मेरा नाम लोकेश बडोनी है, मैं उत्तरकाशी से लोगों से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि मैंने 2018 में इंटर पास आउट किया था, उसके बाद मैं देहरादून तैयारी के लिए आया था। हम्म। तो उसके बाद फिर बीच में ऐसे तैयारी करता रहा, मैंने एग्जाम भी दिए, काफी एग्जाम दिए। शुरू में मेरा कहीं नहीं हुआ, मतलब वो एक दो नंबर से रुक जाता था। हम्म। तो इस बार जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था, मैंने पटवारी में मेरा नहीं हुआ। हम्म। उसके बाद मैं कलर का दिया था, कनिष्ठा एक का। हम्म। उसमें मेरा हो गया था, लेकिन मैं टाइप उसमें मेरी इंग्लिश टाइपिंग नहीं आई, तो मैं बाहर हो गया था। उसके बाद था मेरा वो नारक्षी वाला, हम्म। तो इसमें मेरा हो गया था। और हम्म। एग्जाम तो काफी दिए, सचिवालय रक्षक का दिया था, वहां पे मेरा पॉइंट से रुक गया था। हम्म। तो उसके जैसा बाद ये कि आप लास्ट एग्जाम अभी दिए। लास्ट एग्जाम आपने दिया, जैसा आपने बताया 2018 में आपने ग्रेजुएशन करी, आपने तैयारी कब से करना स्टार्ट किया? नहीं, मैंने 2018 इंटर पास आउट हुआ था, मेरा ग्रेजुएशन अच्छा, 21 में हुआ है। 2018 हाँ में जी। आपकी इंटर पास हुआ और 21 में आपका ग्रेजुएशन हुआ, मतलब काफी कम उम्र है अभी आपकी। ये मुझे बताइए कि आपने जब 2021 से ही तैयारी करनी स्टार्ट करी, या फिर आपने मतलब पहले से ही 12th के बाद आप जब कॉलेज कर रहे थे उस दौरान तैयारी में संलग्न थे? मैं तो तैयारी से मैंने 2019 से की है, मैंने कॉलेज भी किया और तैयारी साथ साथ में की थी, दोनों चीजें। तो तैयारी के लिए आपने क्या मोड चुना? आप सेल्फ स्टडी करते थे या कहीं कोचिंग जाते थे? किस तरीके से आपने अपनी तैयारी की स्टार्टिंग करी? तैयारी तो मैंने कोचिंग ली है। मैंने शुरुआती में, मेरे भाई बहने पहले कोचिंग जाते थे, उन्होंने मुझे कोचिंग में ले गया था। हम्म। मुझे एक जो डायरेक्ट से मिला है पढ़ाई का, वो कोचिंग से मिला है। लोकेश के बारे में मैं आपको बता दूं, जितने व्यूअर देख रहे हैं हमारे, लोकेश वर्तमान में जैसा कि आपको पता है वन आरक्षी पद पर हैं, और इनके साथ साथ इनके भाई भी वन आरक्षी हैं, उनकी बहन भी है। तो एक ही घर से तीनों लोगों ने हाल ही में जो आप वन आरक्षी परीक्षा हुई थी उसमें चयन लिया। लोकेश, मुझे ये बताइए, आपने अधिशासी अधिकारी, इससे पहले आपने बोला कि आप पटवारी में पॉइंट से रह गए थे, या फिर आपने सचिवालय रक्षक में रह गए थे, तो काफी एग्जामों में आप रह गए थे। तो इस जो अधिशासी अधिकारी की परीक्षा के लिए आपने क्या ऐसी पढ़ाई करी जो आपका आधा एक नंबर का गैप था, वो गैप आप यहाँ पर पूरा कर पाए? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने ये है कि बस कंटिन्यूटी बना के रखी है। कंटिन्यूटी जो होती है कि बस पढ़ता रहा मैं। हम्म। तो मुझे ये था कि मतलब कहीं ना कहीं हो जाए, कोई अच्छा पद मिल जाएगा। अ, बाकी था कि पढ़ता रहता था।
नहीं, पढ़ते आप रहते थे। तो जैसा कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने बताया आपने 2019 से कोचिंग ली या फिर जो जहाँ पर भी आप कोचिंग में गए, तो कोचिंग में जाने के दौरान आपने मतलब क्या ऐसी चीज़ें करी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोचिंग बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं। आपने देखा है, शायद आपने देहरादून से कोचिंग करी है, जी। तो हज़ारों लोग देहरादून में कोचिंग जाते हैं। तो उन कोचिंगों में आपने जो बाकी बच्चों से ऐसा क्या अलग किया कि आपका सिलेक्शन हो पाया? अलग तो सर ये है कि मुझे जो लग रहा था कि मेरा ये वाला जो वीक है, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब हुँ, मैं इससे मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। हुँ, जैसे हमारा क्या होता है कि उत्तराखंड में जब एग्जाम होते हैं, उत्तराखंड में हिंदी हर कोई कर लेता है, हुँ, लेकिन जो हमारा जो मेन जो होता है जीएस वाला पार्ट, हुँ, मेरा भी जीएस वाला पार्ट वीक था, तो हुँ। मैंने जीएस पे ज़्यादा फोकस किया अपना। चलिए बुक लिस्ट पर आते हैं। आप जैसा कि आपने बताया कि जीएस वाला पार्ट आपका वीक था। तो शुरुआत से मुझे बताइए, हिंदी के लिए आप क्या कौन-सी बुक फ़ॉलो करते थे? कैसे आप पढ़ते थे? देन उसके बाद उत्तराखंड। सर हिंदी के लिए मैं बताऊँ तो मैंने एक तो लूसेंट है, हर कोई बच्चा पढ़ता है लूसेंट हिंदी की। हुँ, हुँ, उसके बाद जब मेरी लूसेंट हो गई तो उसके बाद मैंने राजपाल, मुझे मतलब दोस्तों ने वो किया था कि राजपाल की बुक पढ़ लो। हुँ। बस हिंदी के लिए ही दो बुक पढ़ी मैंने। और उत्तराखंड के लिए आपने क्या सोर्स अपनाए? उत्तराखंड के लिए एक तो बीएस नेगी हो गई, हुँ, परीक्षावाणी कॉमन है, हुँ। मतलब हर कोई बच्चा आता है तो परीक्षावाणी पढ़ता ही पढ़ता है। जी, बाकी ये थे अपने कोचिंग के नोट्स थे। मैंने ज्यादा बुक नहीं पढ़ी वैसे, मतलब ये था कि लिमिट से पढ़ता था। लिमिटेड बुक से आप पढ़ते थे और जीएस आपने जैसे शुरुआत में ज़िक्र करा कि जीएस आपकी कमज़ोर थी। तो उस जीएस को आपने कमज़ोर से स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया और कैसे आप अभी जो है इस परीक्षा में अपना सिलेक्शन ले पाए? सर जीएस का ही था कि लूसेंट बुक थी, दो लूसेंट की बुक थी, एक तो होते ऑप्शनल वाली, एक हुँ, हुँ, लूसेंट हुँ। जो है ही। बाकी हुँ, मैंने एनसीईआरटी बुक फॉलो की, हुँ। और यूट्यूब चैनल से जो मेरा वीक पॉइंट था मतलब उसको करता था यूट्यूब से। और वर्तमान में जब आप जिस पद पर हैं, यहाँ आपको समय मिल जाता है आगे तैयारी करने का? जैसे आप संभवतः आरओ या फिर पीसीएस इन चीज़ों की तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको समय मिल जाता है तैयारी करने का आगे के लिए? हाँ सर, तैयारी का टाइम तो पूरा मिलता है। हुँ। तैयारी के लिए पूरा टाइम मिल जाता है हमें, मतलब भी उतनी जॉब का वो भी नहीं, वन विभाग में जॉब का उतना वो नहीं है। हाँ, तो कैसे आप मैनेज करते हैं अपना टाइम को? आप जैसे जब आपको पढ़ना होता है, क्या आप सुबह पढ़ते हैं, क्या शाम को पढ़ते हैं? किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों को एक साथ मैनेज करते हैं? सर मैं पहले से मैं रात को पढ़ने वाला हूँ, मैं सुबह कभी नहीं उठता हूँ। सुबह 9 बजे या 10 बजे उठता हूँ मैं आराम से। हुँ, जो सच्चाई है, मैं रात को पढ़ता हूँ, रात को पढ़ने वाला हूँ। हुँ, मैं देहरादून रहता था तो रात को ही पढ़ाई करता था, जब भाई हुँ। बहनें सो जाती थी उसके बाद पढ़ाई करता था मैं। तो रात को आप पढ़ते थे। तो जितने व्यूअर देख रहे हैं, आप हमारे अगर चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, तो आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होंगी। आप जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर कर और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जैसा बताया, आपने 2021 में ग्रेजुएशन करी, फिर उसके बाद आप कोचिंग 19 से कर रहे थे। तो कोचिंग के दौरान आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था? क्योंकि कोचिंग हम बहुत सारे बच्चे जाते हैं। आपने देखा होगा, आप 12th के 1 साल बाद आप कोचिंग चले गए थे कॉलेज के दौरान। हम देखते हैं अक्सर क्या होता है कि बच्चे 12th के बाद कोचिंग चले जाता है, कोई कॉलेज के बाद जाता है। उस दौरान क्या होता है, एक हमारी यंग एज भी होती है क्योंकि टीनेज है और भटकाव ज़्यादा होता है, यारी दोस्ती, हम लोग घूमते-फिरते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर गाँव से शहर में आते हैं, तो एक माहौल सा होता है। उस माहौल में हम इतना जी। खो जाते हैं कि पढ़ाई से भटक जाते हैं। उस दौरान आपने अपने आप को कैसे स्थिर रखा? सर हमारा अगर देखा जाए तो हमारा पहले से घर से माहौल था एक पढ़ाई का, भाई बहनें थी आगे, हुँ, भाई बहनें कोचिंग जाते थे तो वही लोग मोटिवेट करते थे, मतलब घर से पूरा माहौल मिलता था एक। हुँ, वो मतलब यारी दोस्ती में उतना नहीं रहते क्योंकि भाई बहनें जब साथ में थे तो नहीं हो पाता था उतना, तो हुँ, भाई बहनों ने हमें गाइड करके रखा कि कोचिंग जाना है, वही चलता था अपना, कोचिंग जाते थे उसके बाद हुँ। अपना घर पे आ जाते, बस इतना ही था हमारा डेली का। मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोला कि मैं कोचिंग जाता था, तो जैसा उत्तराखंड में एक हमारी वीडियोज़ में अक्सर हमें कमेंट सुनने को मिलता है या फिर जिन बहुतों का हमने इंटरव्यू करा है इससे पहले, लोग ये बोलते हैं कि उत्तराखंड की जो परीक्षा है, 6 महीने या साल भर में नहीं निकाली जा सकती है। आपका इस पर क्या मानना है कि आपको क्या लगता है कि अगर एक कोई नया स्टूडेंट है, चाहे वो 21 साल का हो, चाहे 28 साल का हो, कितना कम समय में वो परीक्षा को निकाल सकता है, अगर वो आज से मन लगाकर बैठे तो? सर अगर बताया जाए तो मतलब 6 महीने में तो पेपर निकलेगा नहीं, क्योंकि सिलेबस उत्तराखंड का इतना बड़ा हो चुका है कि हुँ, मतलब 6 महीने में कवर अप, क्योंकि हम जब शुरू में आते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि पढ़ क्या रहे हैं, मतलब सिलेबस को वो नहीं कर पाते हैं। हुँ, तो मेरा मानना है कि 1 से 1.5 साल में हो जाता है तैयारी हुँ। का, और ये है कि बीच में पेपर होनी चाहिए उस टाइम फिर। मतलब उसमें जैसे कि गाइडेंस का कितना रोल रहता है? जैसे आपको आपके बड़े भाई-बहन गाइड कर रहे हैं, आपने बोला 6 महीने में नहीं निकलता है, लेकिन बहुत से हमारे साथ ऐसे रैंक होल्डर आते हैं जो कहते हैं कि हमने एक बहुत लिमिटेड टाइम में निकाला, स्मार्ट स्टडी करी, हमारे पास गाइडेंस अच्छी थी, सोर्स अच्छा था। तो ये आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि आप अगर लिमिटेड टाइम में अच्छे सोर्स के साथ और अच्छी गाइडेंस के साथ तैयारी करें तो पेपर निकल सकता है? सर पॉसिबल तो है, लेकिन ये है कि मतलब 6 महीने में तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, थोड़ा हुँ, टाइम लगे, या तो किसी की किस्मत साथ में हो,
हम्म। वो किस्मत वाली बात हो गई, फिर तभी पेपर निकलेगा 6 महीने में। ऐसे तो जी। नहीं, मैंने बहुत सारे देखे, मतलब टाइम तो लगता है थोड़ा सिलेबस पढ़ने में। मुझे ये बताइए आपका पढ़ने का शेड्यूल कैसे रहता था? आप जैसे सुबह कोचिंग जाते थे, फिर उसके बाद रूम पर पढ़ते थे या लाइब्रेरी पर पढ़ते थे? नहीं सर, शुरू में मैं रूम पे पढ़ता था। हम्म। तो बाद में मैंने भी कुछ टाइम कोचिंग में प्रैक्टिस सेट करवाए थे, मैंने भी पढ़ाए थे कुछ टाइम, कोचिंग पढ़ाया था मैंने कुछ टाइम। हम्म। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो कोचिंग तो आपने ये बताया आप पढ़ाते थे, तो पढ़ाने का ख्याल कैसे आया आपको? क्योंकि आप तो खुद तैयारी कर रहे, आपका एग्जाम शायद वो उस समय क्लियर नहीं हुआ होगा, तभी आप पढ़ा रहे। तो आपको पढ़ाने का ख्याल कैसे आया कि मुझे पढ़ाना भी चाहिए, प्रैक्टिस सेट करानी चाहिए? सर, मैं ऐसे ही कोचिंग जाता, खुद जाता था पहले प्रैक्टिस सेट, फिर सर ने एक दिन बोला कि मतलब जहाँ मैं जाता था कि तुम प्रैक्टिस सेट करवा लो। हम्म। फिर मैंने घर पे पूछा भाई बहनों से, कि भाई बहनों ने बोला कि ठीक है, अपना भी ठीक हो जाएगा। हम्म। फिर मैंने करवाया, लगभग 1 साल कराया होगा मैंने प्रैक्टिस सेट खुद। तो बाद में मेरे को लग रहा था कि इन चीज़ों में डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैंने छोड़ दिया फिर पढ़ाना। तो जैसा आपने बताया प्रैक्टिस सेट कराती थी, तो एग्जाम के दौरान प्रैक्टिस सेट का कितना रोल रहता है? मतलब आप क्या मानते हैं? जैसे बहुत से लोग हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, हर कोई देहरादून नहीं आ सकता है या फिर शहरों में नहीं जा सकता है, तो वो छात्र बिना प्रैक्टिस सेट दिए क्या पेपर निकाल सकते हैं या प्रैक्टिस सेट देना जरूरी है? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? सर, आज अगर देखा जाए तो मतलब हमें ऑनलाइन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हम्म। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहाँ पे मतलब बच्चा कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है। ये हम्म। जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट जा रहे हो, वो तो तब है अगर किसी को सुविधा मिले तब ठीक हम्म। है। नहीं हम्म। तो हम ये है कि घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके मन मतलब जिसके मन में एक होगा, टारगेट हो गया यार कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी, वो कहीं भी पढ़ सकता है। हम्म। मेरा मानना तो यही है। गवर्नमेंट जॉब, आपने यूट्यूब का जिक्र करा, तो यूट्यूब पर मैं यहाँ पर आऊंगा। आप कभी यूट्यूब का सहारा लेते थे पढ़ने के लिए? हाँ सर, मैंने जब मेरा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर क्लियर हुआ था, उसके बाद मैंने बुक पढ़ना छोड़ दी थी, उसके बाद मैं यूट्यूब पे पढ़ता था ओनली। अच्छा, यूट्यूब पर पढ़ते थे। तो यूट्यूब ना एक भटकाव है, जैसा कि आपने देखा यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं। जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, मान लीजिए हम पढ़ाई की देख रहे हैं, तो हमारे सजेशन में पढ़ाई की आती है, लेकिन वहां पर भी कंफ्यूजन ये रहता है कि इस वीडियो को देखिए, का पेपर निकलेगा, ये एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो उस दौरान आप कैसे मैनेज करते थे कि यार मैं इस वीडियो पे ना जाऊं, या मैं जो देखने आया हूं मैं उसी को देखूं? नहीं सर, वो तो मतलब ये है कि आप प्रॉपर एक यूट्यूब पे एक चैनल पकड़ लो, उसी की वीडियो देख लो। ये नहीं हम्म। कि ये 10 क्वेश्चन देते नहीं है कि 10 क्वेश्चन यही आएंगे पेपर में। हम्म। ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉपर एक आप चैनल पकड़ लो, उसी की पूरी वो कर लो, मतलब पूरी स्टडी उसी से कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। और घर पर क्या रिएक्शन था? जैसा होता है कि अक्सर आप एक जॉब पर ऑलरेडी हैं, घर वाले पहले से ही खुश हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि मेरे बच्चे का या मेरे भाई बहन या फिर मेरे साथी का इससे ऊंचे पद पर चयन हो गया है, तो तब फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर, मैं अभी जब हमारा ये रिजल्ट आया, यो वाला रिजल्ट आया, तो मैं मतलब हर की धुन गया था। ऊपर नेटवर्क का इश्यू था, मुझे पता ही नहीं था कि रिजल्ट आ रखा है। अच्छा। तो ऊपर नेटवर्क है नहीं था। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे को भाई की कॉल आई कि आपका रिजल्ट आ गया, कि बधाई हो। मैंने बोला किस बात की बधाई? कि हम्म। ईओ में हो गया। कि हम्म। मुझे खुद पता 3-4 दिन बाद पता लगा। मतलब आपको 3 दिन बाद रिजल्ट का पता लगा कि आपको यही नहीं पता है आपका चयन हो चुका है, और आप 3 दिन बाद रिजल्ट देखते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया हाँ है। हाँ। और हाँ लोग जी आपसे सर, हम संपर्क मतलब करने की कोशिश। हाँ, बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज आए थे। तो जी। नेटवर्क ऊपर है नहीं, तो फिर मेरे को 3-4 दिन बाद पता लगा कि मतलब मेरा भी सिलेक्शन हो रखा है इसमें। आपने पहले से एक्सपेक्ट नहीं किया था? आपका पेपर संभव तो अच्छा गया होगा, तभी आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको पहले क्या लग रहा था रिजल्ट से पहले कि यार मेरा होगा नहीं होगा? उस समय आपका जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, कि आप क्या सोच रहे थे उस समय? तो था मतलब ये था कि मुझे कंफर्म तो नहीं था, क्योंकि पेपर मैं खुद खराब कर चुका था। मेरे को उतना हम्म। वो नहीं हो रहा था। हम्म। जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम था, मतलब रोल नंबर भी किसी को पता नहीं था। सर, जब मैं नीचे आया था तो मुझे मतलब हम हरकिदुन गए थे 4 दिन के लिए, हमारी वन विभाग की टीम गई थी ऊपर। तो हम्म। ऊपर नेटवर्क का इशू है। तो हम्म। जब हम 3-4 दिन बाद हम नीचे आए, हमारा रिजल्ट आ चुका था मतलब। हम्म। तो मुझे जब मैं नेटवर्क में आया तो भाई की कॉल आई थी फर्स्ट टाइम, हम्म। कि बधाई हो कि आपका ईओ में हो गया है। तो हम्म। मुझे उस टाइम तो खुशी हुई थोड़ा, कि मतलब अचानक सा कैसे रिजल्ट आ गया। हम्म। बाकी तो ये था कि मतलब मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, अच्छा, पेपर थोड़ा आप, खराब जा रखा था। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत आशाएं लगा के रखते हैं और हमारा दिल टूट जाता है जब सिलेक्शन नहीं होता है। अब इसी पर मेरा अगला जी। सवाल ये है कि आपने देखा होगा आपके साथ भी बहुत सारे आपके मित्र हैं, क्योंकि आप पढ़ाए आपने अध्ययन का अध्यापन का कार्य भी करा है, और साथ ही साथ अपने मित्रों को देखते होंगे। जब रिजल्ट आता है बहुत से लोगों का पॉइंट से रुक जाता है, कोई 0.5 से रुक जाता है, कोई 0.2 से रुक जाता है। तो वहां पर आपकी क्या थिंकिंग रहती है, मतलब उन लोगों के लिए कि वो कैसे मोटिवेट रहे, या उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा मतलब कि जो जिनका पॉइंट से रुक जाता है, मतलब एक तो पहली बात है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कभी। मेरा हम्म। इस एग्जाम में नहीं हुआ तो अगले एग्जाम में हो जाएगा। हम्म। मतलब मैं उनको ये कहना चाहूँ कि आप लगे रहो। जो बच्चा मेहनत करेगा उसको एक न एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी, मतलब सफलता जरूर मिलेगी एक दिन। हम्म। मैंने आ, बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसे देखे कि जिनको 7-7 8-8 साल हो गए थे, हमारे बड़े भाई लोग हैं, हमारे सीनियर थे।
तो लेकिन जब वो लगे रहे तो आज अच्छी पोस्ट पे हैं। इस दौरान होता क्या है, कहना आसान होता है। देखिए आप काफी यंग एज के हैं, आपकी जल्दी जॉब लग गई, लेकिन आपने देखा होगा कि नहीं बहुत से सर। लोग क्या होता है, फैमिली प्रेशर भी रहता है, एक एज प्रेशर रहता है कि आप 28 साल के हो रहे हैं, 29 साल के हो रहे हैं। पब्लिक प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है। उस चीज को कैसे टैकल करें, उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें कि यार मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूंगा। तो सर मैं तो ये कहना चाहूँ कि जो ये नेगेटिव मतलब नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। हम्म। और ये कि मतलब जो बच्चा मेहनत करेगा उसको नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। हम्म। कि लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहो, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। मैं खुद बहुत बार मैं रोया, खुद रोया जब मैं खुद रोया बहुत बार जब मेरा पॉइंट से रुकता था। हम्म। तैयारी भी ठीक थी तो उस टाइम मुझे मेरे भाई बहन मोटिवेट करते थे कि मतलब लगा रहे, अभी हमारी नहीं लगी तो फिर आगे हम्म। तैयारी करते रहो बस। बिल्कुल सही बात है। एक और हमारे व्यूवर हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि इस पर टॉपर से जरूर पूछे, क्योंकि लगातार वो काफी सारे उन्होंने मैसेज करे। आपने कोई परीक्षा दी, हम्म। उस परीक्षा के दौरान क्या होता है कि अक्सर जैसे ईओ में हमने देखा 6 प्रश्न गलत थे, वो डिलीट हो गए, या फिर न्याय स्नातक स्तरीय जिसका रिजल्ट आया वहां पर 2 प्रश्न हो गए और उससे काफी उलट उलट पुलट हो जाता है रिजल्ट के अंदर, कोई 2 नंबर ज्यादा हो जाते हैं, ऊपर आ जाता है, कोई नीचे आ जाता है। यहाँ पर छात्र को बहुत जी नुकसान सर। होता है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि ये क्या क्या एक मतलब मध्यम मार्ग निकल सकता है कि किसी को नुकसान ना हो, या फिर इसका क्या सॉल्यूशन आपके उससे। सर मैं तो ये कहना चाहूँ कि जो आयोग के जो लोग हैं जो पेपर बनाते हैं, जो पेपर एक्सपर्ट हैं, तो उनको हम्म। पहले गलत क्वेश्चन डालने नहीं चाहिए। क्योंकि हम्म। अभी जब हमारा ईओ का पेपर हुआ था तो 6 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। तो हम्म। मेरा भी काफी नुकसान हुआ है उसमें। मेरे उसमें 5 क्वेश्चन सही थे, हम्म। एक गलत था केवल। तो हम्म। जो हमारे एक्सपर्ट है उनको मतलब पेपर क्वेश्चन ऐसे डालने चाहिए कि जिनका मतलब जो बाद में डिलीट ना करने पड़े। हम्म। क्योंकि मतलब काफी बच्चों का नुकसान हो जाता है ऊपर नीचे। जी, हाँ आप भी इस चीज के भुक्तभोगी हैं कि आपको भी उस चीज का नुकसान हुआ है। जी। अभी तो ईओ में मैं तो फिर ईओ में हो जी, जाना था, मतलब अच्छी रैंक आती। मतलब आपको संभवतः ईओ मिल जाता। आप मुझे एक और चीज बताइए हाँ कि जैसे आपने बोला कि यहाँ पर नुकसान होता है, तो जब ऐसा कोई विद्यार्थी होता है, वो उससे बाहर हो जाता है, जैसे उसको नुकसान हो गया 2 नंबर से या फिर 1 नंबर से या 6 नंबर से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नुकसान हो गया। तो उसके बाद ना खुद को वापस उस मोड में लाना या फिर खुद को मोटिवेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उस दौरान वो कैसे मोटिवेट रहे, कैसे वो खुद को समझाए कि यार चल मैं दोबारा से बैठता हूँ और मैं मेहनत करता हूँ फिर से एक परीक्षा में, क्योंकि लंबा गैप होता है, फिर 6 महीने की आपकी तैयारी, 1 साल की जी। तैयारी। उस दौरान वो कैसे पॉजिटिव रहे। इस टाइम सर एक तो आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, मतलब जो लोग मोटिवेट करेंगे। सबसे पहली हम्म। बात है कि फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा रहेगा तो उस टाइम वो मोटिवेट कर सकते हैं। हम्म। और सबसे बड़ी मोटिवेशन तो हमारे मम्मी पापा हैं। हम्म। एक बार मम्मी पापा की तरफ जरूर देखना चाहिए कि मतलब इतना टाइम इतने टाइम तक पढ़ाया उन्होंने, हम हम्म। लास्ट में कैसे हार मान ले। मैं तो हमेशा अपनी मम्मी से मोटिवेट होता था सबसे ज्यादा। बिल्कुल। और एक चीज आपने यहाँ से घर वालों की बात करी, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार घर से प्रेशर है, हमसे मतलब हम तैयारी कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग इस स्थिति पर आ चुके हैं कि अब वो छोड़कर जॉब की तरफ भागते हैं, और छोड़ता ऐसा विद्यार्थी है जो एक मार्क तक पहुंच जाता है, जैसे 60 नंबर उसके आ रहे हैं, उसे लगता है कि यार 70 लाना बहुत टफ हो रहा है, अब वो छोड़ रहा है। तो उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि यार अपने आप को जो है समझाएं कि तैयारी करें। नहीं सर, ये तो मतलब जब एक बार पढ़ाई की उसमें उतर गए तो छोड़ना नहीं चाहिए। हम्म। टाइम लगेगा लेकिन जो बंदा पढ़ेगा उसको एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। क्योंकि हम्म। हमारे घर में खुद ही प्रेशर, हमारे ऊपर खुद प्रेशर आ चुका था, क्योंकि हम देहरादून में 4 भाई बहन रह रहे थे। हम्म। मम्मी हम्म। पापा किसान है, फिर उतना वो नहीं हो पाता था, ना भाई का ना बहन का, किसी का नहीं हो पा रहा था एग्जाम में। तो हम्म। मम्मी पापा भी यही बोलते थे कि पढ़ते रहो, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। और आज मिल भी गई है, तीनों तीनों भाई बहनों का एक साथ हो गया था। अच्छा, तो तीनों उस भाई टाइम जो बहनों घर का। का माहौल था वो, हाँ तो उस बिल्कुल। टाइम जो घर का माहौल था अलग ही था। बिल्कुल, यहाँ पर आपने एक अच्छी बात करी है। अब एक सवाल, मेरा थोड़ा पर्सनल सवाल है। जब आप देहरादून आते हैं गांव से उठकर, आपने जैसे बताया माता पिता किसान है, देहरादून आए और तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के दौरान किसी को इतना मतलब नहीं रहता है, बस ये पता होता है लोगों को कि आप शहर में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब तीनों का सिलेक्शन हो जाता है और तीनों जॉब पर हैं, उसके बाद रिश्तेदारों का और आस पड़ोस के लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपके प्रति, क्योंकि आप एक मिसाल बन जाते हैं समाज में कि ये देखो उनका बच्चा तो नौकरी में लग गया है, या इनके तीनों बच्चे लग गए हैं। तो आपके रिश्तेदारों का और आपके यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उनका क्या रिएक्शन है आपकी तीनों भाई बहन की जॉब के बाद। सर सबका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब ये कि मम्मी पापा की एक इज्जत भी बढ़ जाती है कि मतलब उनकी तीनों बच्चे एक साथ सक्सेस हो गए हैं। और हम्म। मतलब हमारा जब तीनों का एक साथ हुआ था तो पूरे क्षेत्र में एक वो था, मतलब कि मम्मी पापा को सब बधाई दे रहे थे कि तीनों बच्चे सक्सेस हो गया आपके एक साथ, वो भी एक साथ एक ही पेपर में। हम्म। हम्म। तो मम्मी पापा भी काफी खुश हुए कि हमारी आज हमारी मेहनत भी काम आ गई। और यहाँ पर रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि होता है ना जैसे रिश्तेदारों में होता है कि यार उनका बेटा इतना पढ़ता है, नौकरी लग गया, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। उनका क्या रिएक्शन रहा है रिश्तेदारों के यहाँ पर। नहीं, रिश्तेदारों का भी अच्छा रिस्पॉन्स था।
सबको पता था कि मतलब हमारे गांव में पहले से माहौल था एक पढ़ाई का, हम्म, फैमिली में बचपन से ही था। और मैं हम्म, मेरे मन में बचपन ही से था, क्योंकि मैं गांव में जब देखता था हमारे यहाँ जब जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले थे तो उनको मतलब जो समाज में जो वो इज्जत मिलती थी, तो मेरे हम्म। मन में बचपन से ही चलता था कि एक दिन मेरी भी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। मैं पहले से टारगेट था फिक्स। चलिए, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप में से हमारी वीडियो बहुत अधिक लोग देख रहे हैं। देखिए, जैसा कि जिस मकसद से हमने माई टॉक शो शुरू करा था वो धीरे धीरे मकसद पूरा हो रहा है। ऑल ओवर उत्तराखंड से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। आप नीचे कॉमेंट करते हैं, इतने सारे प्यार भरे मैसेज करते हैं आप लोग कि आप लोग डिमोटिवेट होने के दौरान हमारी वीडियोस देखते हैं। पर आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हम लोग कुछ नया करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। तो जल्दी से आप लोगों का काम है हमारे चैनल को 10,000 तक पहुंचाइए, और कुछ नया जब हम उस दिन शुरू करेंगे तो आप लोगों के बीच में हम जल्दी उस चीज को बता देंगे। लोकेश जी, मुझे एक प्रश्न और बताइए, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अजीब जी लगे, सर। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा लीक से हटकर है। अक्सर हमने देखा है कि उत्तरकाशी से बहुत ज्यादा सिलेक्शन होते थे इससे पहले, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं हाकम कनेक्शन माना जाता था। लेकिन जब से हाकम जी सिंह सर। गए हैं, फिर भी सिलेक्शन का सिलसिला नहीं रुक रहा है। उत्तरकाशी की मिट्टी में ऐसा क्या है कि वहां से सबसे अधिक गवर्नमेंट जॉब में निकलते हैं? क्योंकि आप फॉरेस्ट में हैं, आपने वहां देखा है सबसे ज्यादा बच्चे फॉरेस्ट में निकले। अभी कोई भी रिजल्ट आता जी है, सबसे ज्यादा बच्चे उत्तरकाशी से क्यों निकलते हैं? क्या ऐसा खास है उत्तरकाशी में कि हर कोई वहां पर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है? सर, हमारे जो उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी का मैंने अगर देखा है, मैंने पर्सनली देखा है, तो उत्तरकाशी का हर एक बच्चा मेहनती है। मतलब ऐसे हम्म, वो नहीं घूमता है, आलतू फालतू होता नहीं है। तो घर हम्म, से भी सबको सब अपने घर को देख के चलते हैं कि यार हमारे घर की स्थिति कैसे है। तो हम्म, उत्तरकाशी के जो भी बच्चा है, मतलब मैं देहरादून में जब देखता था, कोचिंग जाता था प्रैक्टिस सेट शनिवार को कहीं भी पेपर देने, तो हम्म, हर तीसरा बच्चा मुझे उत्तरकाशी का दिखता था। हम्म, हम्म, कि उत्तरकाशी के जो बच्चे हैं वो घर ही से टारगेट करके आते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। मैंने तो यही हम्म। देखा है। आपने जैसा बताया, तो मेरा यही प्रश्न है कि आप लोग ऐसा क्या खास करते हैं? आपने बताया ना मेहनती होते हैं। मेहनती देखिए, अक्सर हमारा पूरा उत्तराखंड ही पहाड़ है और हर कोई छात्र यहाँ पर मेहनती है, चाहे वो रुद्रप्रयाग से हो, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कहीं से भी हो, मेहनती है। पर मेरा प्रश्न ये है कि उत्तरकाशी के लोगों में ऐसा क्या मोटिवेशन है कि वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करके रहते हैं, और सिलेक्शन रेट सबसे ज्यादा उत्तरकाशी का है? सर, ऐसा तो मोटिवेशनल कुछ नहीं है, सबको घर से ही मिलता है। मतलब गांव जी, से एक माहौल मिल जाता है कि जी। हमारे गांव में इतने गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो हमें भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो वो हम्म, गांव ही से एक माहौल मिल जाता है। हम्म। तभी मतलब उत्तरकाशी के बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। जी, आपने जिक्र किया कि हर तीसरा बच्चा उत्तरकाशी का दिखता है या फिर ये है। एक चीज मुझे और बताइए, जब आप तैयारी करते हैं उस दौरान अपने फ्रेंड सर्कल को आपने कैसा रखा था या कैसा हमें रखना चाहिए? क्योंकि हम लोग अक्सर क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान हम लोग बहुत सारी मौज मस्ती भी करते हैं और भटक जाते हैं फिर। सर, मैं अगर बताऊं तो फ्रेंड सर्कल था, मैं पहले तो मेरा कम था। जब मैं शुरू में कोचिंग जाता था तो मैंने हम्म, काफी टाइम तक कम फ्रेंड सर्कल रखा, क्योंकि हम्म, मैं मतलब लिमिटेड लोगों से ही वो रहता था। मतलब पढ़ाई का यही था जो जिनसे पढ़ने का वो मिलता था। हम्म, बाद में फिर जब लाइब्रेरी गए तो बहुत सारा वो हो गया था, मतलब फ्रेंड सर्कल बढ़ गया था। हम्म, तो मतलब ये था कि आप इंजॉय भी करो और इंजॉय के साथ पढ़ाई भी करो। जब पढ़ाई का हम्म। टाइम है उस टाइम पढ़ाई करो, बाकी इंजॉय का टाइम तो इंजॉय करो। ऐसा भी नहीं है कि आप दिन भर पढ़ते रहो। तो आप लगभग दिन में कितना घंटे पढ़ते थे अपनी तैयारी के दौरान? सर, दिन में तो ऐसे कंफर्म नहीं था मतलब कि कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन ये था हम्म। कि मतलब 7-8 घंटे तो मैं निकाल लेता था पर डे, मतलब नाइट को या डे। अपनी हॉबीज को आप फॉलो करते थे जब आप पढ़ाई करते थे उस दौरान? अपनी हॉबीज को आप करते थे, या फिर आप जब डिमोटिवेट होते थे उस दौरान आप क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करते थे? सर, यही था कि मतलब हॉबीज तो मैं काफी, मतलब मैं ज्यादा दोस्तों से वो भी नहीं रखता था मतलब शुरू में। हम्म, और बाकी जब डिमोटिवेट होता था तो मेरे साथ भाई बहनें थी, वो मतलब मोटिवेट करते थे मुझे। कभी कभी क्या करते थे, वो शायरी भेज देते मोटिवेट वाली, कभी हम्म, गाने भेज देते थे। मतलब घर ही से हम्म। मोटिवेट मिल जाता था एक भाई बहनों से। चलिए, जैसे कि हमारे पे हमेशा समय की पाबंदी रहती है, इंटरव्यू को अंत की ओर लाएंगे हम। अंत में मैं आपसे ही जानना जी चाहूंगा कि अगर कोई छात्र नया है या पुराना है, उत्तराखंड की तैयारी कर रहा हो, वो कैसे अपना सिलेक्शन ले, उसके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो बच्चे शुरू में आते हैं, इंटर करके आते हैं, जो मतलब देहरादून गांव हम्म, से बच्चे आते हैं, तो शुरू में उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाता। या तो किसी के घर से बड़े हैं कोई तैयारी वाले तो एक डायरेक्शन मिल जाता है। नहीं तो हम्म, आजकल मैंने बच्चों को देखा है कि इंटर किया नहीं उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। हम्म, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का उनका कोई फायदा नहीं है। मतलब शुरू में क्या हम्म, है कि कोचिंग का डायरेक्शन ले लो, मतलब कोचिंग हम्म, से हमें डायरेक्शन मिल सकता है एक। हम्म, उसके बाद आप अपना सेल्फ स्टडी कर लो, जब आपका सिलेबस हो जाएगा उसके बाद आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। हम्म, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब आप जब शुरू में जाते हो तो एकदम लाइब्रेरी में मत घुस जाओ कि मतलब मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना है। हम्म। तो एक बार कोचिंग का डायरेक्शन ले लो। ठीक, बिल्कुल सही कहा। तो ये थे हमारे साथ लोकेश बडोनी जी, जो वन आरक्षी पद पर चयनित हैं, और इन्होंने हाल ही में अधिशासी अधिकारी में कर एवं राजस्व निरीक्षक में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इसी तरीके से टॉपर्स के इंटरव्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जल्द मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। माई टॉक शो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।